बात करेंगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। जिन बच्चों ने पुराना सेशन नहीं देखा हो, ठीक है, जिन्होंने 1861 के एक्ट तक वाले 2 सेशन मिस कर दिए हों, तो वो रिकॉर्डेड सेशन ज़रूर देख ले, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप बीच में देखेंगे ना, पुराना छोड़ देंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिंक है एक दूसरे से। तो एक बार पुराना सेशंस को ज़रूर देख लीजिए दोनों को। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, उसको समझने से पहले आपको एक बात तो पता ही होगी कि 1885 में भारत में एक संगठन की स्थापना होती है, जिसे हम सभी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, है ना। तो 1885 में दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उस अधिवेशन को आप सब दिसंबर में जो हुआ था जानते हैं कि वो बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। हालांकि कांग्रेस से पहले भी भारत में कई और जो है संगठनों को स्थापित किया गया था, ठीक है, जैसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन, आपको पता है कई सारे संगठन भारत में ऐसे स्थापित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना होती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आपको पता है, सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग की। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य, एक प्रमुख मांग यह भी रही कि विधायिका में भारतीयों की प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाए। तो उन्होंने सरकार से कहा कि आप विधायिका में भारतीयों की संख्या को बढ़ाइए, संवैधानिक सुधार कीजिए। याद होगा आपको, पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा था 1861 के काउंसिल एक्ट में पहली बार 3 भारतीयों को, ठीक है, विधायी परिषद में, वायसराय की जो विधायी परिषद थी, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। हालांकि वो तीनों भारतीय गैर सरकारी सदस्य थे और वो मनोनीत सदस्य हुआ करते थे, याद होगा आपको। तो हम चाहते थे कि भारतीयों की संख्या बढ़े, कांग्रेस ने यही मांग रखी, और कांग्रेस की जो है मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम में जो बड़ी बात है वो बस इतनी सी है कि इसके द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या विधायिका में थोड़ी बढ़ा दी। मतलब कानून बनाने में भारतीयों का भी थोड़ा सा आप देखेंगे कि अब सहयोग मिलने वाला है। ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इस अधिनियम की विशेषताएं मैं बताता हूँ। पहली विशेषता जो मैंने आपसे कहा कि केंद्रीय और विधान परिषद दोनों में, उस समय भारत में एक केंद्रीय विधान परिषद थी जिसे गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते थे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आए तो पुराने सेशंस देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो जो विधायी परिषद थी गवर्नर जनरल की, वायसराय की, एक तो उसमें संख्या बढ़ा दी भारतीयों की। दूसरा, जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, अलग अलग राज्य थे, जैसे मद्रास, बम्बई वगैरह, इन राज्यों में भी विधान परिषदें थी। उन विधान परिषदों में भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि सरकार बड़ी चालाक थी और बड़ी चालाकी से उसने जो है बहुमत सरकारी सदस्यों को रखा। मतलब ज़्यादातर सरकार जो है सदस्य वो उनके द्वारा ही मनोनीत किए जाते थे, हमारे तरफ वाले थोड़े से कम थे। पर फिर भी आपने सुना होगा, एक कहावत है, अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मतलब कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। कम से कम इस बात को लेके हम थोड़ा सा खुश हो सकते थे कि सरकार ने कांग्रेस की बात मानी और सरकार ने भारत में विधायिका में भारतीयों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी। हालांकि वो जितनी हम चाहते थे उतनी नहीं हुई थी, और अभी भी भारतीय प्रतिनिधियों के पास ज़्यादा अधिकार नहीं था। इस मामले में अमेरिका की क्रांति आपको याद होगी। अमेरिका की क्रांति में तो ये नारा ही चल गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। आपने विश्व इतिहास में पढ़ा होगा, अमेरिका की जो क्रांति हुई थी उसका नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक तुम हमें प्रतिनिधित्व नहीं देते हो, जब तक तुम हमें शक्ति नहीं देते हो, अधिकार नहीं देते हो, तब तक हम तुम्हें टैक्स क्यों दें। अगर हमसे टैक्स ले रहे हो तो हमें अधिकार दो, हमें प्रतिनिधित्व दो। समझ में आ रहा है आपको। तो इन्होंने भारतीयों की संख्या बढ़ाई, फिर विधान परिषद के कार्यों में थोड़ी वृद्धि भी कर दी। ये विधान परिषदें सिर्फ नाम की थी, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ इनके पास नहीं थी। गवर्नर जनरल और राज्यों में जो गवर्नर हुआ करते थे प्रांतों में, उनके पास बहुत शक्ति हुआ करती थी।
इन्होंने उनको बजट पर बहस करने की शक्ति दी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा विधायिका को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। जैसे आपने पढ़ा होगा, भारत में वर्तमान में भी जो बजट आता है हर वर्ष, प्रति वर्ष भारत में फरवरी में एक बजट प्रस्तुत किया जाता है ना। भारत सरकार एक बजट लेके आती है, तो उस बजट पर हमारे यहाँ अलग अलग चरणों में वो बजट पारित होता है। बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद अगला जो चरण भारत में बजट पारित करने का होता है वो होता है आम बहस, जिसको इंग्लिश में जनरल डिस्कशन कहते हैं। तो बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कब दिया गया, यही दिया। लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे, मतलब बजट को पास करना है कि नहीं करना है। जैसे आज बजट, आपको पता है कि विधायिका में बजट पे लोकसभा में मतदान होता है, वैसा मतदान नहीं होता था। बजट बिना मतदान के पारित होता था, लेकिन बहस करने की शक्ति दी गई और कार्यपालिका को जो है प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आपको आंसर देना है। हालांकि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मतलब प्रश्न के ऊपर आपको कोई प्रश्न पूछने का जो है अधिकार नहीं था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते, कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो फिर उनका दिमाग जो है थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि कौन सा वाला इसमें सही होगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस एक जैसे दिखते हैं। कि भारत में विधायिका में बहस करने की बजट पर पहली बार शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई, तो इसका आंसर जो है वो 1892 का एक्ट है। पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी गई, तो इसका आंसर 1909 का अधिनियम है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान भी किया गया। दरअसल इस एक्ट को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है कि इसने भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की। मतलब वैसे वो एक तरीके से इलेक्शन नहीं थे, पर भी माना जाता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भारत में 1909 के 1892 के अधिनियम से की गई, जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। 1892 का जो ये काउंसिल एक्ट है, इसके द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की एक तरीके से शुरुआत हुई। स्थानीय सदस्यों के द्वारा कुछ सदस्यों को चुनने का जो है अधिकार उनको दिया गया। हालांकि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी, जो आप बाद में देखोगे। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति दी। यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही इनडायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट जनता के द्वारा तो चुनाव नहीं होगा, लेकिन जो गैर सरकारी सदस्य अब आएंगे परिषद में, प्रांतों में, उनको गवर्नर कुछ लोगों के सिफारिश पर नियुक्त करेगा, और यही अप्रत्यक्ष चुनाव माने जाते हैं भारत में, जो इस अधिनियम के द्वारा शुरू हुए। ठीक है, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक तरीके से परोक्ष रूप से, परोक्ष का मतलब होता है इंग्लिश में इनडायरेक्ट, हिंदी में अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि आपको ये बात ध्यान रखना है कि कहीं भी चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं हुआ, कहीं भी एक्ट शब्द नहीं था। चुनाव जैसा कुछ आप देख सकते हो कि चुनाव जैसा कुछ था, चुनाव नहीं था, चुनाव जैसा। इसके बाद हम उस एक्ट की बात करेंगे जो भारत में सबसे बदनाम कानूनों में से एक माना जाता है, अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत का विभाजन किस अधिनियम की वजह से हुआ था, सबसे बड़ा कारण या कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो वो ये एक्ट है। दरअसल 1909 में, जब आपको पता है कि थोड़ा सा इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझो, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। आप सभी जानते हैं कि 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के किनारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया, कांग्रेस लड़ी और कांग्रेस का बंटवारा हो गया। सरकार ने गरम दल वालों को जेल में डाल दिया, नरम दल वालों ने कांग्रेस से उनको बाहर निकाल दिया, और उदारवादियों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से सरकार ने उदारवादियों को खुश करने के लिए इस एक्ट को पास किया था। और 1909 का जो ये एक्ट है, इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सारा जो एक्ट के प्रावधान है, ये उस समय के भारत सचिव मॉर्ले और उस समय भारत का जो वायसराय था मिंटो, इनके दिमाग की उपज था।
इन्होंने मिलके इस एक्ट के प्रावधानों को तैयार किया था, इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और कई लोग इसे भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा क्या था इस एक्ट में जिसके बाद मैंने आपसे कहा कि भारत में ये एक बदनाम एक्ट माना जाता है, भारत के इतिहास में ये काला अधिनियम माना जाता है, जिसके द्वारा भारत के विभाजन की रूपरेखा निश्चित की गई, जिसके द्वारा भारत को तोड़ दिया गया। दरअसल इस अधिनियम को पहले तो मैंने आपसे कहा कि मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले उस समय भारत का राज्य सचिव हुआ करता था और मिंटो भारत का वायसराय था। अब आप लोगों को पुराना अगर थोड़ा बहुत याद हो तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था 1858 के एक्ट से भारत में एक भारत सचिव का पद बनाया गया था, राज्य सचिव का, भारत सचिव का पद बनाया गया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट का एक सदस्य था, जो कि भारत के मामलों के लिए उत्तरदायी था, वही भारत सचिव। इस अधिनियम की विशेषताओं में पहली विशेषता ये है कि इसने भारत में प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में संख्या और बढ़ा दी। ठीक है, 1892 के एक्ट से इन्होंने संख्या बढ़ाई थी, इस बार इन्होंने संख्या को और बढ़ा दिया, मतलब अब गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में और ज़्यादा संख्या बढ़ गई। केंद्रीय के साथ साथ प्रांतीय विधान परिषदों में भी संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय परिषद में जहां 16 थे, देखो गवर्नर जनरल की जो ये परिषद थी ये 6 से शुरू हुई थी। 1853 के एक्ट में जब ये परिषद बनी थी ना, आपको बताया था मैंने, याद रखिए छोटी छोटी सी बातें। 1853 के एक्ट में जब गवर्नर जनरल की पहली बार एक विधायी परिषद आई थी तो उस विधान परिषद में 6 लोग थे। मैंने आपसे कहा था उसको लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया था। अब देखो 6 से बढ़ते बढ़ते 16 तक आ गया और यहाँ देखो 60 हो गया। अब गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में 60 लोग थे, मतलब हमारी जो लोकसभा है ना अभी, ये लोकसभा 6 से शुरू हुई थी, फिर 16 तक आ गई 1892 के एक्ट में, और अब यहाँ ये 60 तक आ गई। 60 मेंबर्स यहाँ पर हो गए हैं। प्रांतीय विधान परिषदों में भी संख्या बढ़ाई गई, लेकिन वो अलग अलग थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या, कोई एक जैसी नहीं थी। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, मतलब इन्होंने अभी भी गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में जो ज़्यादा लोग थे, बहुमत था वो सरकारी लोगों को था जो उनके द्वारा आते थे, गैर सरकारी का कम था। प्रांतीय परिषदों में इन्होंने कम कर दिया, हालांकि प्रांतीय परिषदों में ठीक है अब गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। फिर इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। 1892 के एक्ट में इन्होंने कुछ अधिकार दिए थे, आपको मैंने अभी बताया, बजट पर बहस कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, ऐसे कुछ अधिकार दिए। इस बार इन्होंने उनकी शक्तियां और बढ़ाई। अब विधायी परिषद के जो सदस्य हैं वो पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न मतलब प्रश्न के जवाब में प्रश्न पूछे जा सकते थे। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता ना पूरक प्रश्न क्या होता है। जब आप किसी से प्रश्न पूछें और आपको जब वो उत्तर दे, तो जब आप उससे फिर से उत्तर के प्रश्न में पूछे तो फिर उसको पूरक प्रश्न कहा जाता है। जैसे आप कहाँ गए थे, सामने वाला ने कहा कि मैं दिल्ली गया था, अब आप उससे पूछ रहे हैं कि दिल्ली क्यों गए थे, तो ये पूरक प्रश्न है। जब उत्तर के बाद फिर से प्रश्न पूछा जाता है उससे जुड़ा हुआ, उसको पूरक प्रश्न कहते हैं। इन्होंने पूरक प्रश्न पूछने की इजाज़त दी। बजट पर संकल्प रखना, अब ये थोड़ा सा मतदान करने आदि का जो है अधिकार और मिल गया इससे। इस अधिनियम को ठीक है पहली बार आप देखोगे एक और चीज़ के लिए जाना जाता है कि अभी तक आपको याद होगा, फिर से थोड़ा सा मैं बार बार आपको रिकॉल कराता रहता हूँ, 1853 के एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद के 2 भाग कर दिए थे। एक परिषद को विधायी परिषद या विधान परिषद कहा गया और दूसरी थी गवर्नर जनरल की वायसराय की कार्यकारी परिषद, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। याद आया कि नहीं? तो 1853 में इन्होंने गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद भी बनाई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई थी। तो अब अभी तक विधान परिषद में तो इन्होंने भारतीयों को 1861 में एंट्री दे दी, पर क्या मैंने आपको बताया कि कार्यकारी परिषद में कोई भारतीय आया? जी नहीं, अभी तक गवर्नर जनरल की वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भी भारतीय नहीं था।
मतलब जहाँ बात लागू करने की थी कानूनों को, जहाँ बात मंत्रिपरिषद जैसी थी, उसमें कोई भारतीय नहीं, मतलब हमारा एक भी व्यक्ति मंत्री नहीं था, मिनिस्टर नहीं था। पहली बार 1909 के एक्ट में इन्होंने एक भारतीय को इसमें शामिल करने का प्रावधान किया। पहली बार यहाँ हमारी एंट्री होती है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और उस व्यक्ति का नाम आपको पता है, सत्येंद्र प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद एसपी सिन्हा। नाम याद रखिएगा, नाम भूलिएगा नहीं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में है। अब यहाँ मुझे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एमपीएससी का। सर आपने बताया कि कंपनी 1833 में शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया था, तो क्या 1813 में चाय और चीन का व्यापार 1833 तक जारी रहा था, वो भी खत्म हो गया था? बिल्कुल सही, आपका कहना सही है। 1833 में कंपनी का व्यापारिक पूरा मामला समाप्त हो गया था, चाय और चीन वाला भी। 1833 के बाद भारत में कंपनी ने व्यापार नहीं किया। 1833 के बाद कंपनी ने भारत में सिर्फ शासन किया, प्रशासन किया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ क्लियर करो। अगर आप लोगों को भी कोई डाउट्स ऐसे कोई क्लास से या सेशन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स आपके मन में आते हैं तो आप तुरंत यहाँ पर पूछ सकते हैं, एंड आई विल आंसर। मैं आपको आंसर दूंगा यदि समय रहा, और अगर मैंने आपका कमेंट देख लिया तो मैं आपको आंसर भी दूंगा, ठीक है। एमपीएससी आपको आपका आंसर मिल गया। चलिए, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार भारत में वायसराय की परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसके पहले सदस्य बने थे। चलिए नेक्स्ट, इस अधिनियम को एक बहुत ही गंदी चीज के लिए जाना जाता है कि इसने भारत में धर्म के आधार पर बंटवारा किया। मतलब धर्म के आधार पर बंटवारे से मेरा मतलब है कि इन्होंने पहली बार धार्मिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। इस अधिनियम ने मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। ये क्या है, ये आपको समझना है। ये क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? दरअसल आपको पता है 1905 में भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब ये तो इतिहास में आप पढ़ते होंगे, मैं थोड़ा सा लिंक करके चीज़ें समझाता हूँ, आपको पता है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने क्यों किया था? भारत को बांटने के लिए। तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुमत था, मतलब पूर्वी बंगाल मुसलमानों के लिए बनाया गया था और पश्चिम बंगाल जो है वो गैर मुसलमानों के लिए। तो इस प्रकार से धार्मिक आधार पर भारत का बंटवारा करने की शुरुआत वो कर चुके थे। अब जब पूर्वी बंगाल दिया गया मुसलमानों को, तो कुछ कट्टर मुस्लिम, ठीक है, जो सरकार के ये सारी चीज़ों से खुश थे, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना भी आपको पता है बाद में हुई, तो उन्होंने ये मांग करना शुरू कर दी कि आप हमें एक अलग निर्वाचन भी दे दो। मतलब ऐसा व्यवस्था कर दो कि मुस्लिमों को सिर्फ मुस्लिम जो है चुन सकें, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो वहाँ कोई गैर मुस्लिम वोटिंग नहीं कर पाए। तो इन्होंने भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था, ये भारत को बांटने के लिए। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, मतलब वहाँ से खड़े भी मुस्लिम होंगे और उस क्षेत्र में वोटिंग भी मुस्लिम करेंगे। अब कई बार कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसमें और आरक्षण में क्या अंतर है, पृथक निर्वाचन में और आरक्षण में कोई डिफरेंस है क्या? समझो, पृथक निर्वाचन में और आरक्षण में क्या अंतर है। दरअसल आरक्षण में कोई भी जो सीट है वो आरक्षित होगी, तो वहाँ से सिर्फ उसी समुदाय का, उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके लिए सीट आरक्षित होगी। लेकिन वोट डालने का अधिकार तो सबका होता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर एससी सीट है तो वहाँ पर एससी का कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, एसटी के लिए सीट रिजर्व है तो एसटी का कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है। लेकिन निर्वाचन तो सभी करते हैं ना, है ना। जनरल वाला भी वोट डालेगा, ओबीसी वाला भी वोट डालेगा, एससी एसटी वाला, सारे समुदाय के, सारे धर्म के लोग वोट तो डालते हैं ना। लेकिन पृथक निर्वाचन में थोड़ा सा अलग मामला होता है। पृथक निर्वाचन में जिस व्यक्ति के लिए सीट आरक्षित है, जिस व्यक्ति का वो निर्वाचन क्षेत्र है,
उसी समुदाय के लोग वहाँ पर वोट कर सकते हैं, दूसरे लोग वहाँ पर वोट नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई मुस्लिमों के लिए आरक्षित कोई पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, आप वहाँ रहते हैं, तो आपको, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। समझ में आया? ये होता है पृथक निर्वाचन का मामला। ये आरक्षण से अलग है। कई सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है आरक्षण में और पृथक निर्वाचन में क्या अंतर है, वो समझो। तो इन्होंने भारत में क्या किया, हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने के लिए, हिंदू मुसलमान में मतभेद, इनका तो काम ही यही था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। ये देश के लोगों को आपस में धर्म, जाति और इनके नाम पर बांटते थे और ये उनके ऊपर राज कर रहे थे। तो इन्होंने पृथक निर्वाचन को इस तरीके से लागू कर दिया, और यहीं से आप देखोगे कि भारत में ये दोनों धर्म अलग हो गए। ऐसा माना जाने लगा कि मुस्लिमों के हित हिंदुओं के हितों से अलग हैं। फिर धीरे धीरे इन्होंने मुस्लिमों को भड़काना भी शुरू किया था। ये मुस्लिमों को भड़काते थे हिंदुओं के खिलाफ, बहुसंख्यक के खिलाफ, ताकि मुसलमान इनका साथ दे। अगर कोई आंदोलन इस देश में चलेगा, अगर कोई भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष चलेगा, तो मुस्लिम हिंदुओं का साथ नहीं देंगे, वो अलग जाएंगे, तो इनकी शक्ति कम पड़ेगी, इनकी एकता जो है वो खंडित हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये पहली बार हुआ था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता, जो एक गंदी चीज़ होती है, सांप्रदायिकता जो किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, किसी भी राष्ट्र के सद्भाव के लिए, भाईचारे के लिए जहर का काम करती है। इन्होंने भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिक, मतलब लीगल कर दिया। ये कानूनन रूप से सही हो गई भाई। मतलब आप समझ रहे हैं इसके पीछे क्या तर्क दोगे आप एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से अलग कर रहे हो, और इसके पीछे क्या तर्क है? कोई तर्क नहीं, इसको कानूनी रूप दे दिया गया। और लॉर्ड मिंटो इसीलिए भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। ये सारा जो है किया धरा मिंटो का है, और मिंटो के दिमाग की साजिश थी। हालांकि जॉन मॉर्ले ने कहा भी था मिंटो से कि आपको पता है हम क्या करने जा रहे हैं? हम सांप के दांत बोने जा रहे हैं, हम जहर बो रहे हैं इस समाज में, इसका परिणाम घातक होगा। और मिंटो का कहना था कि मैं परिणाम के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वर्तमान के बारे में सोच रहा हूँ कि इससे हमको तो फ़ायदा होगा। भारतीय आपस में लड़ेंगे, भारतीय आपस में मरेंगे, जो भी होगा, लेकिन इससे हमको फ़ायदा होगा। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन वगैरह, ठीक है, आदि में भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो इस तरीके से भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है वो भारतीयों के लिए बहुत एक बुरा सपना जैसा था, जिसने भारत में सांप्रदायिक रूप से इस देश को बांट दिया। और आगे यही चीज़ धीरे धीरे भारत में बढ़ती गई, और इसी वजह से देश का विभाजन करना पड़ा, और आज़ादी के बाद 2 टुकड़े हो गए। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह मॉर्ले मिंटो सुधार था उस समय मॉन्टेग्यू भारत के वायसराय हुआ करते थे वैसे ही, और जो चेम्सफोर्ड है मॉन्टेग्यू भारत सचिव हुआ करते थे, और चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ये कब आया? 1918 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब अंग्रेज सरकार का पूरा ध्यान फिर से भारत पर था। 1914 से 1918 तक तो ब्रिटिश जो है वो बिजी रहे पहले विश्व युद्ध में। अब भारतीयों ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी का साथ देते हैं, हम किसी के मुसीबत में काम आते हैं, और वही व्यक्ति हमको जो है उसके दिन फिरने के बाद जब उसका बुरा समय चला जाता है तो हमें पहचानने से इनकार कर देता है, वो व्यक्ति हमारे साथ बात करने से इनकार कर देता है, या फिर वो व्यक्ति हमारे किए हुए का जो एक कृतज्ञता वो मानने से मना कर देता है। कृतज्ञ टाइप का जो व्यक्ति बन जाता है, एहसान फरामोश कहा जाता है हमारे यहाँ। तो इन्होंने क्या किया, 1918 तक हमने पहले विश्व युद्ध में हमारे काफ़ी सारे हजारों सैनिक मारे गए, हमने तन मन धन से अंग्रेजों का सहयोग किया, और हमें ऐसी उम्मीद थी कि इसके बाद अंग्रेज जो है थोड़े से खुश होंगे, अंग्रेज थोड़ा सा ब्रिटिश रहमदिली अपनाएंगे और भारत में संवैधानिक सुधारों को लागू करेंगे। आ रहा है समझ में? संवैधानिक सुधारों को लागू करेंगे। तो ये जो मामला है, देखो ये क्वेश्चन और आया है
कि प्रशासनिक निकाय बन गई तो फिर उसकी आय का स्रोत क्या रह गया था। भाई अभी आप देखो भारत सरकार है, तो आपको भारत सरकार की आय कहाँ से होती है? भारत सरकार के कई सारे कारखाने चल रहे हैं, भारत सरकार की कई सारी फैक्ट्रीज, आपने सुना होगा ना, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। तो ऐसा है कि भारत सरकार को वहाँ से कुछ पैसा आता है, सेल, गेल, भेल, महारत्न, नवरत्न आप पढ़ते होंगे। लेकिन अगर क्या ये बंद हो जाए तो भारत सरकार के पास पैसा आना बंद हो जाएगा? बताइए, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। क्या भारत सरकार को इन कंपनियों के बंद हो जाने से क्या भारत सरकार नहीं चलेगी? क्योंकि भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत ये नहीं है। भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है टैक्स। वो आपसे जीएसटी और ऐसे दूसरे इनकम जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं, इनकम टैक्स और ऐसे दूसरे डायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं। तो कंपनी जो है ना, वो भारत में प्रशासनिक निकाय थी, तो सारा पैसा जो आता था, भू राजस्व वगैरह और ये सारा टैक्स, ये सारा पैसा कंपनी के पास जाता था। तो कंपनी को व्यापार करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आई आपको मेरी बात? चलिए, तो फिर हम वहीं आते हैं। तो हमने सोचा कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे और सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। पर सरदार जो है वो थोड़ा अलग प्रकार का था, एहसान फरामोश टाइप का था। इन्होंने 1919 में जो सुधार लागू किए वो हमारी आशाओं के बिल्कुल विपरीत थे। हम इनसे स्वराज की मांग कर रहे थे, इन्होंने हमको स्वराज या स्वशासन जैसा कुछ नहीं दिया। हमने उत्तरदायी शासन मांगा, इन्होंने वो भी नहीं दिया। कुल मिला के भारत में इन्होंने एक उत्तरदायी सरकार को देने का दिखावा किया कि अब हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। 20 अगस्त 1917 की बात है, जब ब्रिटिश सरकार ने, भारत सचिव ने घोषित किया कि पहली बार ये घोषित हुआ कि उनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। लेकिन कैसे? क्रमिक रूप से। देखो चालाकी, देखो शब्दों की। उत्तरदायी सरकार की स्थापना तो करना चाहते हैं, लेकिन क्रमिक रूप से, मतलब एक साथ नहीं करेंगे, एक बार में नहीं देंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे। अभी कुछ करेंगे, फिर 10 साल बाद थोड़ा और ज़्यादा कर देंगे, फिर 20 साल बाद थोड़ा और कर देंगे। मतलब तुम जब बूढ़ा जाओगे और जब तुम्हारे बच्चे आएंगे तब तक शायद उत्तरदायी सरकार भारत में स्थापित हो जाए। इसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको कभी आपसे पूछा जाए तो इसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं। ध्यान रखना, दरअसल एक तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अगस्त का अपना एक बड़ा महत्व रहा है। समझ में आया? अगस्त का, कभी अगस्त प्रस्ताव पढ़ोगे, कभी अगस्त घोषणा पढ़ोगे, कभी अगस्त क्रांति पढ़ोगे, ये सब पढ़ते हैं ना। 1940 में आप पढ़ोगे कि लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव लेके आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं। यहाँ अगस्त घोषणा है, अगस्त में आज़ादी भी हुई। तो अगस्त घोषणा 1917 में हुई थी। जो मॉन्टेस्क्यू, जो उस समय भारत में भारत सचिव हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये अधिनियम लागू 1921 से हुआ था। लागू कब हुआ? 1921 से लागू हुआ। अभी बताया, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल था। विशेषताओं में पहला है, केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची पहचान के अलग अलग कर दी गई। पहली बार भारत में विधायी विषयों का बंटवारा हुआ। अगर आप थोड़ा बहुत संविधान जानते हैं तो आपको पता होगा कि भारत के संविधान में एक अनुसूची 7वीं है ना। क्या है उसमें? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी विषयों का बंटवारा है। आपको पता होगा कि कुछ विषय जो संघ के लिए आरक्षित है, इन्हें संघ सूची के नाम से जानते हैं, कुछ विषय राज्यों के, इन्हें राज्य सूची के नाम से जानते हैं। तो पहली बार इन्होंने क्या किया, केंद्र और प्रांतों के विषयों को अलग कर दिया। मतलब अब प्रांत अपने कुछ मामलों में निर्णय खुद ले सकते थे, अब प्रांत अपने विषयों पर कानून बना सकते थे। उन पर थोड़ा सा जो नियंत्रण है केंद्र का वो कम हो गया था, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इन्होंने विकेंद्रीकरण जो है और ज़्यादा कर दिया। पूरी तरह से नहीं, पर कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण भारत में और ज़्यादा हुआ। फिर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूची के विषय या सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये वर्तमान जैसा ही है, जैसे अभी वर्तमान में भारत में है ना, संघ सूची पर मैंने आपसे कहा संघ कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है। तो
केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास था और राज्य सूची के लिए राज्य की विधान परिषद और गवर्नर हुआ करते थे। हालांकि ढांचा जो है वो बदला नहीं, केंद्रीय और एकात्मक रहा। लेकिन जो बड़ी बात ये थी कि प्रांत को जो विषय दिए गए थे, राज्यों को जो विषय दिए गए थे, चालाकी से उसमें बंटवारा कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि सारे के सारे जो विषय प्रांतों को दिए हैं उस पर विधान परिषद कानून बनाएगी वहाँ की, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने विषयों को दो भागों में बांट दिया। कुछ विषय ऐसे थे जो विधान परिषद बनाएगी, मतलब जिस पर जो है जो उत्तरदायी विधान सरकार है वो उसकी सलाह पर गवर्नर करेंगे। कुछ विषय ऐसे थे जो गवर्नर अपने मन से करेंगे, जिसमें वो उत्तरदायी जो है वहाँ की परिषद की उस पर नहीं करेंगे। तो इन्होंने प्रांतीय विषयों को फिर दो भागों में बांट दिया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था और वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, मतलब एक हद तक उत्तरदायी सरकार आई, आंशिक। अगर मैं आपको समझाऊं तो जरा भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 देखो। आपने देखा होगा संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे, है ना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत में होती है, उस मंत्रिपरिषद की जो है कहने से सलाह पर राष्ट्रपति को काम करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई बंटवारा दिखाई देता है आपको कि कौन से विषय पर राष्ट्रपति सलाह मानेंगे, कौन से विषय पर नहीं मानेंगे? ऐसा नहीं है ना। हर मामले पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसीलिए इस सरकार को उत्तरदायी सरकार कहते हैं। ऐसा ही कॉन्सेप्ट राज्यों में भी है। राज्यपालों को राज्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना पड़ता है और वो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन विषयों को बांट दिया। कुछ विषय पर तो गवर्नर मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करेगा, कुछ विषय पर मंत्रिपरिषद जो है वो उसकी सलाह के बिना काम करेगा। तो दूसरी तरफ विषय थे आरक्षित। कुछ विषयों को इन्होंने क्या किया, राज्यपाल जो थे ना, गवर्नर, उनके लिए रिजर्व कर दिया कि उन पर उनको मंत्रिपरिषद की नहीं बल्कि अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यपालिका परिषद की सहायता से काम करना है और वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उस समय भारत में उत्तरदायी सरकार नहीं थी। उसका यही कारण था क्योंकि राज्यपाल जो है महत्वपूर्ण मामलों पर अपनी कार्यकारी परिषद के कहने पर काम करता था, उस परिषद के कहने पर नहीं जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। शासन की इस व्यवस्था को दोहरी व्यवस्था कहते हैं, या आपने सुना होगा द्वैध शासन। इसको द्वैध शासन, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डायरकी बोलते हैं इसको, कि सर द्वैध शासन क्या होता है। द्वैध शासन मतलब कि जब एक ही चीज़ को दो लोग अलग अलग हैंडल कर रहे हैं तो उसको द्वैध शासन। यहाँ एक गवर्नर की कार्यपालिका परिषद का शासन भी चल रहा है और एक गवर्नर की विधायी परिषद का शासन भी चल रहा है, दोनों मिलकर शासन चला रहे हैं। ये द्वैध शासन यूनानी शब्द डायरकी से बना हुआ है और इसी को द्वैध शासन कहा गया है। यह अधिनियम हालांकि इस मामले में फेल रहा, ये हुआ नहीं जो ये सोचे थे, असफल रहा। इस अधिनियम ने पहली बार, एक बात आपको बता दूं, देश में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की। भाई अभी तक गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में एक सदन था, लेकिन अब ये दूसरा सदन भी आ गया। पहली बार भारत में केंद्र में विधायी परिषद के दो सदन अब एक के दो कर दिए। अब जरा समझो, थोड़ा सा मैं आपको काम की बात बताता हूँ। देखो 1853 का चार्टर एक्ट, बहुत ध्यान से समझना नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत आएगी। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल जो भारत में हुआ करता था, इसकी काउंसिल के दो हिस्से किए। एक हिस्सा कार्यकारी परिषद के नाम से जाना गया और दूसरा हिस्सा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद, मतलब ये कानून बनाएगी और कार्यकारी परिषद लागू करेगी। इस परिषद के 1919 में दो हिस्से कर दिए गए। देखो 1919 के एक्ट से इसमें एक बना दिया उच्च सदन और एक बना दिया निम्न सदन। तो यहाँ उच्च और निम्न सदन के नाम से दो सदन आ गए। मतलब यही हमारी वर्तमान की संसद है। आप समझे, ये हो गया राज्यसभा और ये हो गया लोकसभा। तो
तो पहले लोकसभा आई और 1919 के एक्ट से राज्यसभा भी आ गई। इसको कहते हैं द्विसदनीय। अब ये समझ में आ गया? एक बार मैं कमेंट में आप सब लोगों से जानना चाहूँगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। देखो इतना डीप में ना, लाखों रुपया खर्च करके जब पैसा दे के भी जाओगे ना तो आपको लोग समझाएंगे नहीं। इतना कई सारे बच्चों को मोटी रकम खर्च करने के बाद में, ऐसा नहीं बोल रहा कि सबको नहीं मिलता, पर कई सारे लोगों को मोटी रकम खर्च करने के बाद भी इतने चीज़ों को जो है अच्छे से क्लियर नहीं किया जाता। तो यदि आपको समझ में आया हो तो एक बार ज़रा कमेंट करके बता दो। उस सेशन को लाइक भी कर दो यार, नहीं किया हो तो। कर दिया कि नहीं किया? अब अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करते जाओ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और इस चैनल को शेयर कीजिए। इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको क्वालिटी कंटेंट बताते हैं तो वो भी आपके लिए जो है शुक्रगुजार रहेंगे, उनका भी आपकी तरह फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, ना उनका किसी का भी। तो इसको शेयर भी करिए। अब देखो, ये उच्च सदन हो गया, राज्यसभा, और ये निम्न सदन। अब यहाँ बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है, और चूंकि कन्फ्यूज़न में बच्चे जो है जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है शब्द। कई बार हम शब्दों को ठीक से नहीं समझ पाते, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक है द्वैध शासन और एक है द्विसदनीय व्यवस्था। इन दोनों में क्या अंतर है बच्चे नहीं समझ पाते। ठीक है, देखो द्विसदनीय व्यवस्था मतलब कि आपके सदन के, आपके संसद के 2 सदन हो गए। तो ये हो गया हमारे यहाँ केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा। द्वैध शासन का मतलब कि सारा शासन 2 अलग अलग लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे यहाँ गवर्नर का एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि द्वैध शासन और द्विसदनीय व्यवस्था में क्या अंतर है, ये समझ में आपको आ गया होगा। चलो, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत केंद्र में कब हुई? 1919 के एक्ट से। प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1919 के एक्ट से। अब अगर आपको अगला पॉइंट इसमें याद रखना है तो वो है भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था भी आ गई केंद्र में, प्रांतों में नहीं आई। राज्यों में अभी भी एक सदन हुआ करता था, दूसरा सदन नहीं आया, वो 1935 के एक्ट से आएगा। प्रांतों में पहली बार जो है क्या हो गया? प्रांतों में पहली बार द्विसदनीय, राज्य केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन आया। प्रत्यक्ष निर्वाचन, क्या आप जानते हैं भारत में पहली बार इलेक्शन की शुरुआत यहीं से हुई डायरेक्ट? ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में भी आया भी था। यदि आप लोगों ने पेपर देखा हो तो आपको पता है इस बार यूपीएससी मेंस में यहाँ से एक पेपर आया था, एक क्वेश्चन आया था, सॉरी। यदि आपने इस बार का यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखा हो तो आपको पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। मिला? चलिए वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। महिलाओं के निर्वाचन से जुड़ा हुआ, यहीं से पहली बार भारत में महिलाओं को भी, पुरुषों के साथ महिलाओं को भी भारत में भागीदारी दी गई निर्वाचन व्यवस्था में। अब मतलब पहली बार महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिला और डायरेक्ट इलेक्शन भी शुरू हो गए। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था आ गई। एक उच्च सदन राज्यसभा आ गया, एक निम्न सदन लोकसभा आ गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुछ विशेषताएं इस अधिनियम की जो आपको याद रखना है। फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन का मैंने बता ही दिया शुरुआत, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि प्रत्यक्ष निर्वाचन में सारे के सारे जो है निर्वाचित सदस्य नहीं होते थे। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भारत में सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। सारे लोग वोट नहीं डाल सकते थे। कोई उन्होंने भारत में, वो कहते हैं ना सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इन्होंने सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू नहीं किया। भारत में कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार था।
ऐसा आज की तरह मत समझ लेना कि 18 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिला है। ठीक है, कुछ ही लोग थे जिनको वोट डालने का अधिकार था, उनकी आय वगैरह ये सब देखते हुए ये सब डिसाइड किया जाता था। फिर हम आते हैं अगला पॉइंट, वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो 6 सदस्य थे उसमें आधे 3 सदस्य भारतीय हो गए। मतलब 1909 के एक्ट में इन्होंने 6 में से 1 भारतीय कर दिया था। अभी बताया ना आपको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में एंटर हुए। अब इन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 में से आधे 3 सदस्यों को भारतीय कर दिया, मतलब आधे भारतीय आधे अंग्रेज हो गए। हालांकि कमांडर इन चीफ जो होगा ना वो अंग्रेजी होगा। फिर पिछली बार जो इन्होंने गलती की थी, कई बार ऐसा होता है कि इंसान कोई गलती करता है तो उसको फिर अगली बार सुधार लेता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये तो इंसान की खासियत है, राक्षस की खासियत नहीं है। ठीक है, शैतान की एक खासियत नहीं होती, शैतान गलती के बाद फिर गलती करता है। पिछली बार इन्होंने गलती की थी कि इन्होंने भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था कर दी, पृथक निर्वाचन की, ये गलती थी। तो शायद इस गलती को मान लेना चाहिए था और इस बार अंग्रेजों के पास मौका था कि वो उस गलती को सुधार लेते, लेकिन इन्होंने उस गलती को और बढ़ा दिया। इस बार इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को और बढ़ा दिया, मतलब इस बार इन्होंने सिखों को भी उसके दायरे में ले लिया। मतलब अब सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिख इलाके में भी सिख ही वोट दे पाएंगे सिखों को। फिर ईसाइयों पे भी विस्तार कर दिया, अब ईसाई भी सांप्रदायिक निर्वाचन के दायरे में आते हैं। आंग्ल भारतीयों को भी ले लिया, आंग्ल भारतीय भी जो है पृथक निर्वाचन में आ गए, यूरोपीय भी पृथक निर्वाचन में आ गए। मतलब एक तरह से जो मैंने आपसे कहा कि जो गलती हुई थी उसको सुधारने की जगह इन्होंने उसको बढ़ा दिया। अब सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जिसको कहते हैं, ये सब पृथक निर्वाचन में आ गए। मतलब बांटा नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक होता है तोड़ना और एक होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। अंग्रेजों ने भारत को तोड़ा नहीं, अंग्रेजों ने इस अधिनियम से भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। सिखों का अलग टुकड़ा, ईसाइयों का अलग टुकड़ा, एंग्लो इंडियन का अलग टुकड़ा, आंग्ल भारतीयों का और यूरोपियन का अलग टुकड़ा, मुस्लिम का अलग टुकड़ा। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर, जो मैंने आपको बताया, सीमित लोगों को मताधिकार दिया। मतलब जो इस क्राइटेरिया में संपत्ति में, कर और शिक्षा के आधार पर एलिजिबल थे, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया, सबको वोट देने का अधिकार इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, अब इस कानून ने लंदन में भारत के एक हाई कमिश्नर, उच्चालय जो है, उच्चायुक्त जो है, उसके कार्यालय का सृजन किया। फिर इससे एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, तो इसमें एक ये भी था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होगा जो भारत में परीक्षा, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से मांग कर रहे थे। अब इसके लिए इतिहास आप सब जानते हैं, 1853 में चार्टर एक्ट पास हुआ था और एक ओपन एग्ज़ाम की शुरुआत हुई। याद करो, आपको मैंने बताया कि भाई कोई भी उस एग्ज़ाम में भाग लेके बड़े बड़े पदों पर जा सकता है। ICS की शुरुआत हुई, भारतीय भी जाने लगे। पर इस परीक्षा की एक समस्या ये थी कि ये परीक्षा लंदन में होती थी, है ना, ये परीक्षा भारत में आयोजित नहीं होती थी। बहुत पहले से भारतीयों ने ये मांग करना शुरू कर दी थी कि ICS की जो परीक्षा है वो भारत में भी आयोजित होनी चाहिए, हम क्यों लंदन जाएं एग्ज़ाम को देने। तो भारत में वो एग्ज़ाम कैसे होगी, यहाँ कोई आयोग होना चाहिए ना। जैसे अभी भारत में UPSC केंद्र स्तर की एग्ज़ाम जो है आपकी परीक्षाएं करवाता है UPSC की, और राज्य में आपका राज्य लोक सेवा आयोग होता है जो राज्य की परीक्षाएं करवाता है। तो कोई आयोग होना चाहिए ना। तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया भारत में जाएगा, और इसी एक्ट के तहत 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन हो गया। ये जो आप देखते हो ना भारत का UPSC, इसका इतिहास यहीं से शुरू होता है। 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और इसी एक्ट के तहत उसका गठन हुआ था। यहीं से हम लोग संघ लोक सेवा आयोग की शुरुआत देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखो, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया। अब क्या हो गया, पहले पूरे भारत का एक बजट बनता था,
अब इन्होंने कहा कि ठीक है, जब राज्यों को इतनी शक्ति दे रहे हैं, अलग विषय दे दिए, तो राज्यों का बजट भी अलग कर लो। ये वर्तमान जैसा ही है। जैसे वर्तमान में आपको पता है ना, भारत में अलग अलग राज्यों का अलग अलग बजट होता है, केंद्र का अलग बजट होता है। तो राज्यों के बजट को, केंद्र के बजट को राज्य से जो है, राज्य और केंद्र के बजट को अलग कर दिया, और अब राज्य विधानसभाएं अपना बजट जो है वो बनाने के लिए स्वतंत्र थी। एक वैधानिक आयोग का गठन करने का प्रावधान कि भाई ये जो एक्ट बनाया है, इसके लक्ष्य, इसके उद्देश्य प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये देखना है। तो 10 साल के बाद में एक आयोग बनेगा, 10 वर्ष के बाद, जो ये जांच करेगा कि ये अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल रहा है कि नहीं। इसीलिए आपको पता साइमन कमीशन आया था, इसी के लिए, ठीक है। 8 साल के बाद आपको पता है 1927 में एक कमीशन बनाया गया भारत में, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। वो 10 साल की जगह 8 साल में ही, है ना, वो बना दिया गया। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिर साइमन कमीशन को लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साइमन कमीशन के बारे में 1919 के प्रावधान था एक्ट में कि 10 साल के बाद ऐसा कमीशन बनेगा। चूँकि सरकार, वहाँ चुनाव होने वाले थे, तो सरकार ने 2 साल पहले ही कमीशन बना दिया, और 1927 में ऐसा एक कमीशन बन भी गया। इस कमीशन के अध्यक्ष का नाम पूरी दुनिया जानती है, जॉन साइमन, और इसीलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहते हैं। फिर इस कमीशन में सारे के सारे जो है वो सारे यूरोपीय थे, मतलब सारे गोरे थे, एक भी भारतीय नहीं। अब तुम भविष्य का फैसला कर रहे हो हमारे, और हमसे पूछ नहीं रहे हो, हमें शामिल नहीं कर रहे हो। जैसे अगर किसी के भविष्य का फैसला होता है, किसी को किस कॉलेज में पढ़ाने से, माता पिता भी अपने बच्चों को ना शादी करते हैं, उनको कॉलेज या स्कूल में दाखिला करवाते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि आपको किस कॉलेज में पढ़ना है, आपको क्या करना है भविष्य में, आपको किससे शादी करनी है, या जो लड़का है लड़की हमने पसंद किया वो आपको पसंद है कि नहीं है। लेकिन अंग्रेज इस लायक हमको नहीं मानते थे कि हमसे पूछा भी जाए। उन्होंने एक कमीशन बनाया, उस कमीशन में सारे अंग्रेज थे, इस वजह से हम लोगों ने इसका विरोध किया। जब ये कमीशन भारत आया तो साइमन गो बैक के नारे लगाए, हमने इस कमीशन का विरोध करके जो है अपना मत जाहिर किया। 1927 में 2 साल पहले ही कमीशन बन गया। भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए ये वैधानिक आयोग का गठन हो गया, लेकिन भारत में सबने इसका बहिष्कार किया। बहिष्कार करने का कारण मैं आपको बता चुका हूँ। फिर जो भी हो, बहिष्कार करने के बावजूद जो है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट को जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। 1930 में कमीशन ने रिपोर्ट पेश कर दी, और इस कमीशन की सिफारिशें पूछी जाती है। क्या थी साइमन कमीशन की सिफारिशें? पहला तो इसने राज्य द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने की जो है क्या किया, सिफारिश की कि राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली जो है उसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, मतलब राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का समय अभी नहीं आया है। ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना होनी चाहिए। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जो इसने सिफारिश की 1935 के एक्ट में, वो प्रावधान भी हो गया। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिशें की कि क्या सांप्रदायिक निर्वाचन को खत्म कर दें, जो कि होना चाहिए था, पर इसने कहा नहीं, भारत को अभी और बांटना बाकी है, और अभी सांप्रदायिक निर्वाचन को खत्म नहीं कर सकते, इससे हमारे यहाँ से जाने के चांसेस हो जाएंगे, इससे हमें खतरा हो सकता है भारत में। तो सांप्रदायिक निर्वाचन को जो है रद्द करने की सिफारिश नहीं की इसने। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन किया। आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि भारत में एक के बाद एक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद पारित हुआ भारत शासन अधिनियम 1935। इन सम्मेलन में भी हमको पता है कि पहले और तीसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन कोई मतलब निकला नहीं इसका। इन सम्मेलन में जो चर्चा हुई उसके आधार पर भारत में संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर को तैयार किया गया, और उसके बाद जो है भारत में एक भारत परिषद अधिनियम 1935 को पारित किया गया। जितने एक्ट भारत में, 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहला, 1773 से लेके तो अभी तक जितने अधिनियम भारत में ब्रिटिश संसद ने पारित किए हैं,
उसमें ये सबसे बड़ा अधिनियम है, पहला। दूसरा, भारत के संविधान के ऊपर जितने भी चीज़ों का प्रभाव रहा है उसमें सबसे अधिक प्रभाव इसी एक्ट का रहा है। इस एक्ट का भारत के संविधान के ऊपर आपको बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। इस एक्ट के कई सारे प्रावधान तो आपको एज इट इज़ भारत के संविधान में आज भी दिखाई देंगे। तो भारत के संविधान को इसने बहुत प्रेरित किया है। भारत के संविधान के निर्माण में इस अधिनियम का अपना एक महत्व रहा है। इस बीच एक चीज़ और हुई और वो था सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। दरअसल अंग्रेजों ने देखा कि भारत में लोग सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं बटे हुए हैं, भारत में लोग जाति के आधार पर भी बटे हैं। यहाँ कुछ लोग सवर्ण हैं, उच्च जाति के माने जाते हैं अपने आप में, और कुछ जो लोग हैं वो दलित या निम्न जाति के माने जाते हैं। ये ऐसे बटे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि जब ये बटे हुए हैं तो क्यों ना इनको और बांट दें। अभी तक हम धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कर रहे थे और इसमें हमको फ़ायदा भी हुआ। हमने हिंदुओं को, मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको आपस में बांट दिया। क्यों ना हिंदुओं को भी आपस में बांट दें, क्यों ना सवर्णों से, उच्च जाति के लोगों से दलितों को, निम्न जाति के लोगों को अलग कर दें। ये एक ऐसा सुझाव था जो भारत को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करता है, छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में बट जाता है ये देश। पर उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपना काम जो है वो देखना था, अपना हित देखना था। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, भारत में पृथक निर्वाचन को दलितों के ऊपर भी लागू करने का जो है निश्चय किया। बहुत बहुत बड़ी बात थी कि हम भारत में दलितों को भी पृथक निर्वाचन देंगे। अब दलित के क्षेत्र से दलित ही वोट कर पाएंगे और दलित ही चुनाव जो है लड़ पाएंगे। ये एक ऐसा मामला था जो कि इस देश में भयानक था, क्योंकि धर्म के आधार पर जब ये देश बटा तो इस देश के सिर्फ दो टुकड़े हुए, इस देश के सिर्फ दो देश बने। अगर ये जाति के आधार पर मान लीजिए बटता तो इस देश के कई टुकड़े हो जाते थे। और आखिरकार ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रेमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में एक घोषणा की जिसके तहत उन्होंने अल्पसंख्यकों की तरह, ठीक है, भारत में दलितों को भी क्या किया, प्रतिनिधित्व देने का, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात कर दी, घोषणा कर दी। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन यूनियन, आंग्ल भारतीयों की तरह अब भारत में दलितों के भी अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे और दलित जो है अब भारत में हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। जब ये घोषणा हुई तो बहुत सारे लोग दुखी हुए। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, खासकर महात्मा गांधी ने तय कर लिया कि मैं इसका विरोध करूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं भारत में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र लागू नहीं होने दूंगा। इसीलिए महात्मा गांधी जो है इस घोषणा से बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसके लिए सरकार को कहा कि वो ऐसा ना करे, लेकिन सरकार तय कर चुकी थी, सरकार जो है ठान चुकी थी कि हमें ऐसा करना है। महात्मा गांधी ने जब देखा कि सरकार मानने वाली नहीं है, सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, जब उन्होंने देखा कि सरकार जो है मानने वाली नहीं है, सरकार कोई बात नहीं सुनने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, अनशन शुरू कर दिया। उस समय वो पुणे में, पुणे की यरवदा जेल में बंदी थे, कैदी थे, ठीक है। आपको पता सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद से वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने वहीं पर अनशन शुरू कर दिया। आखिरकार उनके इस चीज़ से प्रभावित होकर कांग्रेस में और दलित नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ। उस समय दलितों के बड़े नेता आपको पता है भीमराव अंबेडकर साहब थे, इधर महात्मा गांधी कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो इनके बीच समझौता हुआ कि देखो घर की लड़ाई है, आपस में निपट लेते हैं, अगर हम लोग और लड़े और कमज़ोर हुए तो इनको और फ़ायदा होगा। तो महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों ने समझदारी दिखाई, उन्होंने आपस में बैठ के इस मामले को जो है सुलझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि हम दलितों को अलग जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दें, बल्कि इसकी जगह दलितों के लिए कुछ स्थान जो है आरक्षित कर लें और बढ़ा दें। मतलब महात्मा गांधी को सीट को रिजर्व करने से दिक्कत नहीं थी दलितों के लिए, पर संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए, पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए। समझौता हुआ
और इसमें हिंदुओं के लिए संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखने पर सहमति बनी और दलितों को कुछ स्थान जो है आरक्षित करके दे दिए गए और इसी को कहा जाता है पूना पैक्ट, पूना समझौता, जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षर या साइन हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नहीं होता, आप सोच नहीं सकते कि हमारे देश की क्या हालत करके जाते अंग्रेज। इस चीज़ के लिए हमें बधाई देनी चाहिए महात्मा गांधी को, अंबेडकर को, दलित नेताओं को, कांग्रेस को। और हाँ, इससे एक सीख भी मिलती है कि कई बार अगर दुश्मन से या शत्रु से लड़ना हो ना तो आपसी मतभेद भुलाने पड़ते हैं। अगर आपका अपने ही किसी व्यक्ति से, अपने ही किसी सगे संबंधी से या अपने किसी रिश्तेदार से या अपने किसी मित्र से या आपके अपने से किसी से कोई आपका जो है विवाद हो जाए या कोई भी मतभेद हो जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको सुलझा लीजिए, इससे पहले कि आप दोनों का नुकसान हो। क्योंकि अगर ये लागू हो जाता तो ये न तो दलितों के हित में था, न ही सवर्णों के हित में था, ये पूरे भारत के हित में नहीं था। लेकिन अगर आपसी मतभेद भुला के अगर हम एक हो जाते हैं या थोड़े समय के लिए हम लोग विवाद को दरकिनार कर देते हैं तो इससे सबको फ़ायदा होता है। ओके, तो ये है हमारा पूना पैक्ट। इसके बाद कल वाला जो सेशन होगा उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19